दोस्तों नमस्कार, फिर से रियल्टी मेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, यह बायर और सेलर दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानियां, डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। कोई भी कानूनी समस्या पहले से पता नहीं होती है और कोई भी विवादों में पड़ना नहीं चाहता है, पर ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो उसमें पता चलता है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से समस्याएं तथा कोर्ट के चक्कर पीछे लग गए। हम चाहते हैं कि ऐसे मामले आपके हिस्से में ही ना आए और आप बिना किसी परेशानी के अपने प्रॉपर्टी के ओनर बने। मैंने पिछले वीडियो में सेल डीड के बारे में चर्चा की है, जो प्रॉपर्टी खरीदारी करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लेकिन सेल डीड लगाने से पहले आपको विशेष सावधानियां रखने की जरूरत होती है। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। पिछले इन्हीं अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। प्रॉपर्टी के रजिस्टर वाले दिन या उससे पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में वीडियो के द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए सही में हेल्पफुल लगे तभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि आप जैसे अच्छे व्यूअर्स के द्वारा हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता रहे। यदि चैनल पर नए हो और चाहते हो आपके लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्म जानकारी मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आपको क्रॉस वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट को। अपने प्रॉपर्टी खरीदारी की प्राथमिक प्रक्रिया एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल एग्रीमेंट कर चुके हैं। उसके मुताबिक आपका यह वह दिन है जिसमें प्रॉपर्टी का टाइटल ओनरशिप आपके नाम सेलर के द्वारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया जाएगा। अधिकतर मामलों में सेलर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किसी वकील के द्वारा या प्रोफेशनल रजिस्ट्री लगाने वाले दस्तलेखकों के द्वारा तैयार करवाते हैं और रजिस्ट्री के दिन आपके रजिस्ट्री का नंबर लगाकर उस टाइम पर आपको उपस्थित रहने को कहा जाता है। उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत सारी रजिस्ट्रियां लगने वाली होती है और भीड़ भी रहती है। तब रजिस्ट्री लगवाने की सभी को जल्दी होती है। उस वक्त सेल डीड ड्राफ्ट को केवल सरसरी नजर से देखा जाता है। वकील भी आपको ड्राफ्ट पर साइन करने के लिए कहता है। उसमें खरीदार और विक्रेता का नाम, पता इत्यादि सही है या नहीं वह देखने को कहता है और ड्राफ्ट रजिस्ट्री के लिए लगवाता है। ड्राफ्ट में आपके द्वारा जो जरूरी पॉइंट लिखवाना था उसे नहीं लिखा गया और उसी पॉइंट पर बाद में प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट आता है, तब आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए रजिस्ट्री के 1-2 दिन पहले आप उस रजिस्ट्री पेपर की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी मंगवा लें। उसे ध्यान से पढ़े और समझे। समझ नहीं आ रहा है तो किसी समझदार या वकील से समझ ले। रजिस्ट्री में आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स डालने थे जो रह गए, क्या सेलर ने केवल अपने फेवर में पेपर तैयार किए हैं, इत्यादि को क्रॉस वेरीफाई करें। क्योंकि जहां सेतु सुविधा में प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवाते हैं, वहां पर लगभग एक जैसा मैटर का फॉर्मेट बनाया हुआ होता है। उसमें नाम, पता, रकम, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन इत्यादि कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं। शायद वह ड्राफ्ट आपकी शर्तों और नियमों के अनुसार ना हो। इसलिए ध्यानपूर्वक प्लॉट या जमीन खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, प्लॉट की सीमाओं का विवरण, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में क्या है, खरीदार और विक्रेता दोनों के बीच नियम और शर्तें, भुगतान का विवरण, कोई नया या रीसेल मकान, फ्लैट, शॉप खरीद रहे हो तो रूम कितने हैं, क्या क्या लगा हुआ है, क्या लगवाना है, क्या सुविधाएं हैं, सेलर क्या सुविधा देंगे, क्या क्या लगवा कर लेंगे, जो कुछ भी आपके लेन देन में तय हुआ है, प्रॉपर्टी नई हो या पुरानी जिसे आप रीसेल में खरीद रहे हो, सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ड्यू क्लियरेंस एनओसी, लोकल अथॉरिटी के ड्यूज और बिलों का भुगतान किया है या नहीं इत्यादि के बारे में ड्राफ्ट में लिखवा ले। प्रॉपर्टी डिटेल में लेन देन, पेमेंट, नाम, पता इत्यादि के बारे में कुछ भी छोटी सी गलती हो जाती है तो बाद में उसे ठीक करने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। मामला बड़ा हो तो कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। दूसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि आप इंडिया के बाहर रहते हैं, एनआरआई है, दूसरे स्टेट में रहते हैं, फिजिकली कैपेबल नहीं है या आपका आना पॉसिबल नहीं है, फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति में किसी भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी रख सकते हैं, जो आपके बिहाफ में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। आपके फाइनेंशियल और कानूनी प्रक्रिया के लिए आपकी ओर से कार्य करेगा। तो जब पावर ऑफ अटॉर्नी रखेंगे तो उसके क्या कार्य रहेंगे, क्या भूमिका रहेगी,
इसके बारे में सही से पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखें। इसके लिए आप स्पेसिफिक, जनरल या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आपके जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी रखते वक्त आपको उन पेपर्स को ठीक से वकील के द्वारा सलाह मशवरा करके लिखवाकर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं। तीसरा है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी क्यों ना खरीदें, पर रजिस्ट्री करते वक्त करंट ईयर के रेडी रेकनर रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट वैल्यू निकलती है उसके ऊपर की वैल्यू लगाकर स्टैंप ड्यूटी क्रॉस वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्री लगाएं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करें। यदि रजिस्ट्री के समय स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्रॉपरली काउंट ना की गई हो और कम पे की गई हो तो बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा टैक्स पे होता है तो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इसमें आपका ही फायदा होता है। वो कैसे होगा अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। यदि आप इसके ऊपर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। चौथा, कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिफोर रजिस्ट्री। यदि आपका कुछ अमाउंट देकर हो गया है और बाकी रकम रजिस्ट्री वाले दिन पे करनी है तो प्रॉपर्टी सेलर ने बायर से पहले ट्रांजैक्शन क्लियर करवा ले। यदि बायर द्वारा चेक पेमेंट दिया जा रहा है और वह चेक बाउंस हो जाता है पर आपने इधर रजिस्ट्री लगवा दी है तो बाद में वह पैसे निकालने के लिए आपको वक्त लग सकता है या फिर कोर्ट के चक्कर पड़ सकते हैं। इसलिए पेमेंट पहले ही जमा करवा ले या फिर उन्हें डीडी या आरटीजीएस करवाने को कहे ताकि आप सेफ रहे। इन सारे ट्रांजैक्शंस का सैलरी ड्राफ्ट में दर्ज करवाएं। आपको सेलर को कितना पेमेंट कैश में देना है इसका सारा विवरण लिखिए। पेमेंट के मामले में एक और दिक्कत रहती है जो सभी को पता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। गवर्नमेंट वैल्यूएशन और मार्केट रेट में फर्क रहता है और रजिस्ट्री गवर्नमेंट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, पर आपके प्रॉपर्टी की जो मार्केट रेट से कीमत तय हुई है उस पेमेंट के ट्रांजैक्शन को आप पहले ही क्लियर करवा लें और रजिस्ट्री लगवाए। पांचवा है विटनेस। आपकी प्रॉपर्टी खरीदारी में विटनेस की अहम भूमिका होती है। प्रॉपर्टी का जो भी व्यवहार बायर और सेलर इन दोनों के बीच में हुआ है, इन दो विटनेस के समक्ष हुआ है और इन दोनों को इस व्यवहार के बारे में पता है, इस अर्थ में लिया जाता है। और प्रॉपर्टी में कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो इन दो विटनेस की भूमिका अहम होती है। इसलिए विटनेस रखते वक्त ब्लड रिलेशन या सगे संबंधी वालों में से ना रखें। पति पत्नी, भाई बहन, चाचा मामा यह इंटरेस्टेड पार्टी में आ जाते हैं जिनकी डिस्प्यूट की स्थिति में गवाही को चैलेंज किया जा सकता है। हो सके तो आप अपने पड़ोसी, दोस्त इनको विटनेस के तौर पर ले जाएं। कई बार प्रॉपर्टी सेलर या वकील के द्वारा ही अरेंजमेंट किया जाता है। बहुत से बायर भी विटनेस को नहीं ले जाते हैं, वहीं पर 200-500 रुपए देकर विटनेस बनाए जाते हैं जो कई लोगों के वे विटनेस होते हैं। जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है ऐसे समय में वह विटनेस नहीं मिलते हैं क्योंकि आप भी उन्हें नहीं पहचानते हैं। इसलिए बायर और सेलर अपना अलग से एक एक विटनेस साथ में ले जाए, उनके आधार और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र को साथ लाने को कहे और आप दोनों भी अपने ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में रखें। उसके बाद छठवा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बायर और सेलर दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचते वक्त या ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर को हैंडओवर करते वक्त एक प्लेन पेपर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसे लिखित रूप में लिखें या नोटरी करवा लें। कई केसेस में देखा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। बाद में सेलर कहता है कि मैंने तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे पर आपने ही गुमाए होंगे, और बायर के हाथ से डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाए तो वह भी एक्सेप्ट नहीं करता है तथा बायर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसे लिखे और साइन करवा कर ले। जब आप लोन लेते हैं तो वह पेपर डायरेक्ट बैंक में चले जाते हैं। इनकेस बैंक से पेपर मिस हो जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए रजिस्ट्री पेपर के कलर फोटोकॉपी निकालकर जरूर रखें। सातवां है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। रजिस्ट्री करने से पहले प्रॉपर्टी का कब्जा लेना जरूरी है। ज्यादातर मामले में रजिस्ट्री के बाद कब्जा लिया जाता है। यदि आप प्लॉट ले रहे हो तो पहले प्लॉट की सरकारी गिनती करवा ले। उसके चार्ज भले ही लगे पर आपको प्लॉट के ऊपर किसी का कब्जा है या किसी ने एंक्रोचमेंट किया है, उसमें कुछ डिस्प्यूट मैटर होगा तो पता चल जाएगा। सरकारी गिनती से आपके प्लॉट की चारों दिशाएं, सीमाएं पता चलेगी। यदि कोई मकान, फ्लैट, दुकान ले रहे हो तो पहले उसका पोजीशन ले ले। कोई किराएदार पहले से हो तो उसे खाली करवाए। आप इस लालच में मत जाए कि पहले से किराएदार है तो कौन नए किराएदार को ढूंढे, इन्हें ही किराए पर चढ़ा देते हैं। पर आपको पता नहीं होता है कि सेलर और किराएदार के बीच में कैसे संबंध रहे
वरना आपने किराएदार के मालिक बनने के किस्से सुने होंगे, वैसा आपके साथ ना हो इसलिए उन्हें खाली करवा ले और दूसरे किराएदार बाद में रखे। इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी का पोजीशन लेटर प्लेन पेपर पर बनवा ले, चाहे तो नोटरी भी करवा सकते हैं। पोजीशन के बारे में ऑलरेडी रजिस्ट्री में लिखा होता है, लेकिन कुछ लोग पोजीशन जल्दी नहीं छोड़ते हैं या देरी कर देते हैं, इसलिए बाद की परेशानियां झेलने से अच्छा है कि आप पहले से ही पोजीशन लेटर बनाकर पोजीशन ले ले। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप रजिस्ट्री वाले दिन से 1-2 दिन पहले ड्राफ्ट को मंगवाए, पढ़े और समझे, आवश्यक चेंजेस हो तो करवा ले। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री लगा रहे हो तो विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त करें, जिसे एजेंट भी कहते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री से पहले कंप्लीट करे। सही विटनेस का चुनाव करे। डॉक्यूमेंट की एक कलर कॉपी अपने पास रखे और अपने प्रॉपर्टी का पोजीशन रजिस्ट्री से पहले ले ले। इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आवश्यक शर्तों और नियमों को लिखे और सेल डीड की प्रक्रिया पूरी करें। सेल डीड क्या है, कैसे की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख ले। और आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। आपके सुझाव हो तो उसे भी मेंशन करें। बताई गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।